वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ओके, चैप्टर 5 क्लास 9। तो ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग से, बिकॉज आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू द चैप्टर एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। एंड इसके बाद जो है अगली क्लास में हम विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। ओके, तो यहाँ पे हम केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, फालतू की चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। जैसे कि आप देख रहे होंगे, चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड के बारे में फिर बाद में बात करेंगे हम, पहले बात करते हैं ज्योमेट्री की। ओके, तो जो वर्ड ज्योमेट्री है, ये दो ग्रीक वर्ड्स जियो और मैट्री से बना हुआ है, इनके एडिशन से बना हुआ है। ओके, तो जियो जो ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक भाषा में जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मैट्री का मीन्स होता है मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ से ये शुरुआत हुई। ओके, तो ज्योमेट्री की शुरुआत जो थी स्पेशली एंशिएंट टाइम्स में मेजरमेंट ऑफ लैंड से हुई। ओके, मीन्स मेजरमेंट ऑफ लैंड का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई लैंड है, उसकी एरिया हमने नापनी है, कितनी एरिया है लैंड पे, या उसका लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है। तो ये सारी चीज़ें नापने के लिए ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। ओके, तो तभी इसका नाम ज्योमेट्री पड़ा। बट विद द चेंज इन टाइम, तो जैसे जैसे टाइम पास करता गया, तो ज्योमेट्री में काफ़ी सारे इवोल्यूशंस होते गए एज़ पर द नीड्स। जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, तो वैसे वैसे ज्योमेट्री में चेंजेस आते गए। ठीक है, तो बाद में जैसे लोगों को मकान बनाना है या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी, तो वहाँ पे भी ज्योमेट्री का यूज़ होने लगा। तो वैसे इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ ज्योमेट्री का यूज़ होने लगा। बट आज की जो ज्योमेट्री है, जो पुराने समय की ज्योमेट्री होगी, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, जाहिर सी बात है। तो आज तो मॉडर्न एज है आपका, एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच चुकी है। तो एज़ कम्पेयर टू द ज्योमेट्री ऑफ एंशिएंट टाइम्स, आज की जो ज्योमेट्री होगी, तो धरती आसमान का फ़र्क तो होगा ही होगा। ओके, तो जाहिर सी बात है। तो आपको क्लियर हो गया कि ज्योमेट्री का जो शुरुआत हुआ था, वो स्पेशली जब लोगों को ज़रूरत पड़ी थी मेजरमेंट ऑफ लैंड की, तो तब इसकी स्टार्टिंग हुई। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूक्लिड की। तो यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन। ठीक है, जिन्होंने बेस रखा था ज्योमेट्री का। हालांकि शुरुआत ज्योमेट्री की यूक्लिड ने नहीं की, शुरुआत तो ज्योमेट्री की बहुत पहले से हो चुकी थी, बट यूक्लिड ने इसको एक शेप दिया, मीन्स इसको एक आकार दिया। मीन्स कहने का मतलब है, इन्होंने ज्योमेट्री की एक नींव रखी, तभी इनको नाम दिया गया है फादर ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री के जो जनक माने जाते हैं वो यूक्लिड ही हैं। ओके, वैसे तो बहुत सारे मैथमेटिशियन इनसे पहले भी आए, तो उन्होंने भी अपने डिफरेंट वर्क्स दिए, बट यूक्लिड ने क्या किया, सारे वर्क्स को एक किताब में, मीन्स एक किताब कह रहा हूँ, 13 बुक्स में इनने लिखा, उनको रिटन फॉर्म दिया, जो कि आज भी अवेलेबल हैं। हालांकि इससे पहले जो एंशिएंट टाइम में होता क्या था, लोगों के पास ज्योमेट्री का जो भी नॉलेज था, वो ओरली था। ठीक है, वो कहीं पर रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं था, ना उसमें बुक्स होती थी, ना राइटिंग मटेरियल्स, जैसे आज पेन है, कॉपी है, ये सारी चीज़ें उस समय अवेलेबल तो थी नहीं। तो कहाँ से लोग इसको रिटन फॉर्म में सेव करते। बट आहिस्ते आहिस्ते काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स वगैरह जैसे हुए, तो राइटिंग मटेरियल्स वगैरह जब शुरुआत हुई, तो काफ़ी सारे मैथमेटिशियन ने इनको लिखा भी, बट उनका जो वर्क था स्कैटर्ड फॉर्म में था, डिफरेंट मैथमेटिशियंस का अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में था। तो यूक्लिड ने क्या किया, इन सब मैथमेटिशियंस के वर्क को एक साथ जो है कंपाइल करके अपनी बुक्स में लिखना शुरू किया। तो उन्होंने कितने बुक्स लिखे? अराउंड 13 बुक्स हैं एलिमेंट्स के नाम से। तो वहाँ पे उन्होंने पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स के फॉर्म में ये सारी ज्योमेट्रिकल जो चीज़ें थी उस समय चलती आ रही थी, ठीक है, स्टेटमेंट जो भी थे रिलेटेड टू ज्योमेट्री, वो सारे उनने अपनी बुक्स में लिख दिया, और जो कि आज भी चलते आ रहा है। ओके, तो एक्सियोम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम फिर आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी देखिए ज्योमेट्री में आते हैं, अब टॉपिक में आते हैं मेनली। ठीक है, जैसे कि आप सबको मालूम है, एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है, या लिविंग थिंग जो हम कहेंगे, लिविंग थिंग जैसे कि आप साइंस में पढ़ते हैं, तो उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको सेल बोला जाता है। ठीक है, तो सेल से क्या बनता है आपका, सेल अगर बहुत सारे सेल्स मिल जाएं तो क्या बन जाता है, टिश्यू। ठीक है,
फिर बहुत सारे टिश्यूज़ मिल जाएं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन। ठीक है, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स अगर मिल जाएं तो एक कंप्लीट बॉडी बन जाती है। तो उसी प्रकार से ज्योमेट्री का भी जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मीन्स ज्योमेट्री मीन्स किसी भी सॉलिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको ज्योमेट्री की भाषा में पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स से फिर आपका मिल करके, ठीक है, एक लाइन बनती है। सिस्टमेटिक वे में हम जा रहे हैं वैसे। ठीक है, तो उसके बाद जो हायरार्की में नंबर आता है लाइन का या कर्व का। ठीक है, तो लाइन भी अपने आप में एक कर्व है। ओके, उसके बाद जो है लाइन से क्या बनता है आपका, लाइन या कर्व से आपके बन जाते हैं प्लेन। प्लेन या इसको हम बोलेंगे सरफेस, तो यूक्लिड ने इसको नाम दिया था सरफेस। फिर बहुत सारे सरफेसेस को मिलकर के आपका बन जाता है ये सॉलिड। ओके, तो ये हायरार्की बनी हुई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पॉइंट की बात करें, हालांकि यूक्लिड ने पॉइंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं दी, पॉइंट की जो है प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी। ठीक है, खाली भी उन्होंने एक स्टेटमेंट लिख दिया कि पॉइंट हैज़ नो पार्ट। ठीक है, पॉइंट हैज़ नो पार्ट। अब पार्ट यहाँ पे इन्होंने डिफाइन नहीं किया। ठीक है, अगर पार्ट को डिफाइन करने के लिए चलते तो किसी और का सहारा लेना पड़ता या एरिया का सहारा लेना पड़ता, तो फिर उसको एरिया को भी डिफाइन करना पड़ता, एक चेन बन जाती, फिर पीछे लिंक अप करते करते काफ़ी सारी लंबी चेन बन जाती। बट ये सब फैक्ट्स थे तो उन्होंने इनको लिख दिया पॉइंट हैज़ नो पार्ट, और इसको लिख सकते हैं नो डायमेंशंस। नो डायमेंशंस का मतलब हो गया जिसकी ना ही लेंथ होगी, ना ही ब्रेथ होगी, ना ही हाइट होगी, मीन्स कुछ भी नहीं होगा पॉइंट का। ओके, पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन का मतलब हुआ पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर हो गया जिसका ना ही लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, और ना ही हाइट होती है। ओके, उसके बाद अगर हम पॉइंट्स का यूज़ करें तो उसके बाद पॉइंट से बनता है लाइन, लाइन या कर्व। ठीक है, तो ये कर्व है, कर्व या लाइन। तो लाइन कैसे बनी, सपोज कीजिए आपने पॉइंट्स है, पॉइंट्स को अगर हमने स्ट्रेट पाथ में ऐसे ज्वाइन करते हुए एकदम एक दूसरे के साथ चिपकते हुए ऐसे बना दिया। ठीक है, ऐसे सपोज करो पॉइंट्स ने एक पाथ कुछ इस टाइप का बना दिया स्ट्रेट वाला। ठीक है, इन बोथ द डायरेक्शंस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ ये आपका अप टू इन्फिनिटी, तो ये आपका क्या बन गया, एक पॉइंट्स के कलेक्शन से क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन। तो उन्होंने कहा था कि लाइन जो होती है, लाइन हैज़ ओनली लेंथ, मीन्स इसको कहा था लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, तो इसकी ब्रेथ नहीं होती है। तो इन्होंने यहाँ ब्रेथ को भी डिफाइन नहीं किया, तो कह दिया बस इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। ओके, तो लाइन के बारे में ये डेफिनेशन दी उनने। ओके, तो पॉइंट से आपकी क्या बन गई, लाइन बन गई। पॉइंट से आपका कर्व भी बन जाएगा, अगर वो स्ट्रेट पाथ ना होकर के थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग वाला हो। ठीक है, तो इस टाइप का या इससे लाइन से हट करके कैसा भी अगर हो, वो स्ट्रेट ना हो, पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, तो वो हो जाएगा आपका कर्व। ओके, उसके बाद जो है इन सारे लाइन से क्या बना, फिर लाइन से फिर आगे जो हायरार्की में आया लाइन्स या कर्व्स, तो इनसे बना आपका सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइन की एग्जांपल लेते हुए सरफेस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा एक लाइन जो है, जैसे लाइन बन गई ऑलरेडी। ठीक है, तो एक लाइन से ये लाइन जैसे बनाया, ओके, इसके साथ दूसरी लाइन बिल्कुल चिपका के रख दी। ठीक, ऐसे एज्यूम किया गया कि अगर ये लाइंस का ऐसे ही बन जाए, यहाँ पाइल वगैरह बन जाए, और एक दूसरी लाइन जो है एक दूसरी लाइन के साथ बिल्कुल क्लोज में हो, बहुत ही क्लोज। यहाँ तो मैंने काफ़ी सारे इनके बीच में गैप कर रखा है, बट ये बिल्कुल जैसे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, वैसे ही ये अगर लाइंस कनेक्टेड हो जाएं, ठीक है, तो इनका एक क्या हो जाएगा, एक जो है दो डायमेंशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो एक लेंथ आ जाएगी, लेंथ तो ऑलरेडी थी लाइन की, और यहाँ पे इसके ब्रेथ भी बन जाएगा। ठीक है, तो ब्रेथ बन जाएगा, तो जिसकी वजह से ये आपका बन जाएगा एक सरफेस। ठीक है, तो सरफेस को इस तरीके से डिफाइन किया गया। ठीक है, जिसकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, मीन्स 2 डायमेंशंस होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डायमेंशंस की, तो पॉइंट का जो डायमेंशन था वो क्या था, 0, मीन्स कोई डायमेंशन नहीं। उसके बाद पॉइंट से जब लाइन बना, लाइन के पास एक ही डायमेंशन आया, लेंथ ही लेंथ, इसके पास ब्रेथ नहीं है। इसके बाद आगे बढ़े, तो आगे बढ़े जब प्लेन में बढ़े, तो लाइन से कनेक्ट करते हुए, मीन्स एक दूसरे को जोड़ते हुए आपका बन गया एक सरफेस या प्लेन, हम इसको कहते हैं आज की भाषा में। उस समय इसको सरफेस कहा जाता था। ठीक है, तो प्लेन बन गया, और प्लेन में क्या हो गए, 2 डायमेंशन हो गए, लेंथ और ब्रेथ। तो वैसे अगर इन सारे प्लेन्स को, तो प्लेन कुछ इस टाइप का आपका हो गया। ठीक है, ये प्लेन हो गया आपका। अगर इन सारे प्लेन्स को अगर हम
कंपाइल करें, ठीक है, इन द सेम मैनर, जैसे हमने एक सॉलिड बना दिया, ये तो आपका रेगुलर ऑब्जेक्ट हो गया, इरेगुलर ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, वो बनेगा कर्व से आपका, ठीक है, कर्व्स का यूज़ करते हुए इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बट यहाँ पे हमने लाइंस का यूज़ करते हुए जब बनाया सॉलिड को, ये आप बन गया आपका सॉलिड, ठीक है, लेकिन ये रेगुलर सॉलिड है, क्यूबॉइड आप देख ही रहोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे में एक आपका ये क्या है, प्लेन है, ठीक है, तो ये सारे प्लेन्स ही हैं आपके देखा जाए तो, ठीक है, इसके जितने ही फेसेस हैं। अगर इसके ऊपर अगर हम एक और ऐसे ही कंपाइल करते रहें, ठीक है, इसके ऊपर आए और यहाँ से हमने क्या किया, एक और प्लेन इसके ऊपर रख दिया बिल्कुल चिपका करके, ऐसे ही और इसके ऊपर लाए, फिर और इसके ऊपर और एक प्लेन रख दिया, ठीक है, ऐसे प्लेन रखते गए और इस ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। अभी जो प्लेन्स है आपस में बिल्कुल चिपके हुए हैं, मीन्स बहुत माइन्यूट डिस्टेंस है इनके बीच में, माइन्यूट मतलब नेग्लिजिबल डिस्टेंस, जैसे पॉइंट्स कनेक्टेड थे वैसे ये अगर ये प्लेन्स भी एक दूसरे के साथ कंटेक्ट हो जाए तो इसकी क्या आ जाएगी, एक थिकनेस आ जाएगी, जिसको इन्होंने नाम दिया हाइट, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका एक सॉलिड बना, नीचे इसकी लेंथ और ब्रेथ तो ऑलरेडी थी, बट साथ में जैसे जैसे इनने एक पाइल बनाया ऊपर में, ठीक है, स्टैक बनाया, तो इससे क्या बन गया, इसमें एक थिकनेस आ गई जिसको नाम दे दिया हाइट। तो अब देख रहे होंगे आप कि सॉलिड में जो डायमेंशंस है वो 3 हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट हो गया आपका ये। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से जो हायरार्की देखिए आपने, स्टार्टिंग हमने पॉइंट से की थी, पॉइंट के बाद लाइन बना, पॉइंट के पास कोई डायमेंशन नहीं है, लाइन के पास कितने डायमेंशन है, ओनली 1 डायमेंशन, दैट इज लेंथ ही लेंथ। उसके बाद हम आए सरफेस में, सरफेस या प्लेन में कितने डायमेंशन हो गए, 2 डायमेंशन, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ। और उसके बाद जैसे ही आप सॉलिड में आए तो इस सॉलिड में जो हो गए 3 डायमेंशन हो गए, मीन्स एक एक डायमेंशन बढ़ते जा रहा है। तो ये सारे डेफिनेशंस दिए गए यूक्लिड के माध्यम से अपनी बुक्स में, ठीक है। हालांकि इन सारे के पीछे कोई लॉजिक तो उन्होंने दिया नहीं, ठीक है ना, प्रॉपरली कोई चीज़ डिफाइन की, लेकिन आज भी ये चीज़ें एक्सेप्ट की जाती हैं विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों से जो है आज की जो ज्योमेट्री है उसका पूरा पूरा बेस बना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले इसमें, जो कि किताब में जो उनने लिखे थे फैक्ट्स वगैरह, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स लिखे थे एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स की फॉर्म में। तो पहले तो हम जान लेते हैं ये एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स क्या है, ठीक है, थ्योरम्स क्या होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पहले जान लेते हैं। आफ्टर दैट वील मूव टू द एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, कुछ बहुत जो यूक्लिड ने दिए थे जिनका यूज़ करके हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स की। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे दोनों के लिए हमने सेम डेफिनेशन लिखी हुई है, मीन्स पोस्टुलेट्स की कोई अलग डेफिनेशन नहीं है, ना ही एक्सियोम की कोई अलग डेफिनेशन है, दोनों की डेफिनेशन सेम है, पहली बात तो, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, व्हाट आई हैव रिटन, स्टेटमेंट्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ एंड आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, मीन्स ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, सेल्फ एविडेंट होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है बाई मियर ऑब्जर्वेशन आई हैं और जिनको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिख दिया गया है, और इनको डिस्प्रूव भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, विद लॉजिक, विद द हेल्प ऑफ लॉजिक। अगर आप डिस्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास कोई ऐसे लॉजिक ही नहीं आएंगे जिसकी वजह से आप इनको डिस्प्रूव कर सके, ठीक है। और इनको एक्सेप्ट किया जाता है बाय एवरीवन, ठीक है, एवरीवेयर, ओके। तो इनको ही हम पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स कहते हैं, ओके। बट यहाँ पे यूक्लिड ने जब अपनी बुक वगैरह लिखी तो उन्होंने इन सारे स्टेटमेंट्स को, जो भी स्टेटमेंट्स मियर ऑब्जर्वेशन के थ्रू आए, उनको 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक तो लिख दिया इन्होंने पोस्टुलेट्स और दूसरे लिख दिए एक्सियोम्स। तो जो पोस्टुलेट्स हुआ करते थे वो केवल ऐसे स्टेटमेंट्स हुआ करते थे जो केवल स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री थे, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ठीक है, केवल ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स होते थे उनको उन्होंने नाम दे दिया था पोस्टुलेट्स, ठीक है। बट एक्सियोम्स जो थे ऐसे स्टेटमेंट्स थे जो एवरीवेयर लागू होते थे, ठीक है, एवरीवेयर मीन्स कहने का मतलब ये है कि मैथ्स का कोई भी ब्रांच ले लो आप, तो भले ही अलजेब्रा ले लो, अर्थमेटिक ले लो या ज्योमेट्री ले लो, तो एक्सियोम्स सब जगह लागू होते थे, मीन्स ये स्टेटमेंट्स सबके लिए होते थे, ओके। तो ये बात हो गई आपकी पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स की। इसके बाद आता है थ्योरम। तो थ्योरम क्या होते हैं, जैसे हम थ्योरम पढ़ते हैं या पढ़ेंगे आगे चल करके ज्योमेट्री में, ठीक है, या अदर फील्ड में, तो थ्योरम क्या होते हैं, थ्योरम भी अपने आप में स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है। थ्योरम्स दे आर स्टेटमेंट्स ये भी आपके स्टेटमेंट्स हो गए विच आर प्रूव्ड, मीन्स इसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है, जिनको प्रूफ किया गया,
ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं स्टेटमेंट्स विच आर प्रूफ्ड, जिनको प्रूफ किया गया विथ द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स। तो पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स की हेल्प से, एक्सियोम्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग, और डिडक्टिव रीजनिंग की हेल्प से जब कोई स्टेटमेंट्स को प्रूफ किया गया, ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल का जो है डायमीटर उसको बाइसेक्ट करता है, सर्कल को बाइसेक्ट करता है, तो उसको प्रूफ करने के लिए क्या हुआ, पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की ज़रूरत पड़ी, तो उसके बाद उसका स्टेटमेंट बना, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट बना वो किसके रिजल्ट से आया, वो सारे पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स का यूज़ करते हुए बना, ओके, और साथ में रीजनिंग की ज़रूरत पड़ी इसको प्रूव करने की, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या बोला जाता है, थ्योरम। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो अब हम चलते हैं, यूक्लिड ने वैसे तो बहुत सारे एक्सियोम्स दिए, बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए, बट जो बुक में जितने एक्सियोम्स हैं आपके और जो भी पोस्टुलेट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके, वन बाय वन। सो लेट अस स्टार्ट। अब देखिए आप एक्सियोम्स जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो गिवन है, इतने सारे एक्सियोम्स हैं, 7 एक्सियोम्स गिवन बाय यूक्लिड। हालांकि एक्सियोम्स तो इससे ज़्यादा थे, बट एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं जिनको एक्सेप्ट किया जाता है यूनिवर्सली, ओके, तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये मैग्नीट्यूड वाइज हैं। ऐसा नहीं कि आप दो चीज़ों का कंपेयर करेंगे, जैसे आप डिस्टेंस और टाइम है, तो डिस्टेंस अलग मैग्नीट्यूड हो गया, टाइम अलग चीज़ हो गई, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में आप कंपेयर नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस का कंपेरिजन किससे होगा, डिस्टेंस से ही होगा, या टाइम को अगर हमने कंपेयर करना है मैग्नीट्यूड वाइज, तो टाइम का मैग्नीट्यूड टाइम के मैग्नीट्यूड से ही कंपेयर होगा, ठीक है। या हाइट है तो हाइट के साथ ही कंपेयर होगी, यानी कि एक हाइट और वेट का हम कंपेरिजन कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट, एज यू कैन सी हियर, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, हालांकि ये स्टेटमेंट सेल्फ एविडेंट है, इसको देख के आप खुद ही कई सारी धारणाएं अपने दिमाग में बना सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। सपोज कीजिए हमारे सामने में एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ हो गई ए बी, ठीक है। ए बी जो है लाइन सेगमेंट बी सी के बराबर है, ठीक है। ए बी जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट बी सी के बराबर है, और एक लाइन सेगमेंट ए सी जो है वो भी बी सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट की लेंथ की बात हो रही है, लेंथों की कंपेरिजन हो रही है मैग्नीट्यूड वाइज, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए बी जो है बी सी के बराबर है और ए सी भी जो है बी सी के बराबर है, ठीक है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, तो यहाँ पे सेम थिंग क्या हो गई, बी सी, एंड डिफरेंट थिंग्स यहाँ पे हो गए ए बी एंड ए सी, बट दे आर इक्वल टू द सेम थिंग दैट इज बी सी। सो इससे हमारा कंक्लूजन क्या आ जाएगा कि अगर ए बी बी सी के बराबर है और ए सी भी बी सी के बराबर है, दैट मीन्स ए बी और ए सी भी बराबर होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हमें मालूम ही हैं, बट इन्होंने जो है इनको मेयर ऑब्जर्वेशन से ये सारी चीज़ें आई हैं, तो इनको इनने डिफाइन करके प्रॉपर तरीके से, मीन्स प्रॉपर तरीके से लिख दिए है, ताकि इनका यूज़ जो है हम आगे चल करके निश्चिंत होकर के कर सकें, ओके। उसके बाद दूसरा था, इन्होंने दूसरा एग्जाम दिया, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। तो लीनियर इक्वेशन में तो आप ये सारी चीज़ें करते ही हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जब दो चीज़ें इक्वल होती हैं तो आप करते क्या हैं, लीनियर इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ अगर आप ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी आपको वही चीज़ ऐड करते हैं, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो इक्वल ही रहता है। ये सारी चीज़ें आप क्लास 8 क्लास 7 में जब आपने लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया था तो तब से आप करते आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें, तो एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं हम। सपोज करो एक लाइन सेगमेंट आपकी ए बी हो गई, ठीक है, और दूसरी लाइन सेगमेंट हो गई आपकी ए सी, ठीक है। इन दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है। अगर हम ए बी में कुछ जोड़ दें, मीन्स कोई टुकड़ा लाइन सेगमेंट का जोड़ दें, सपोज करो यहाँ पर हमने जोड़ दिया एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई को इसमें जोड़ दिया, और उस तरफ भी हमने क्या किया, ए सी में भी क्या जोड़ दिया, एक्स वाई जोड़ दिया, ठीक है। तब भी ये जो है इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, मीन्स जो होल बना आपका ए बी और एक्स वाई को जोड़ करके जो पूरा क्वांटिटी बनेगी, और ए सी और एक्स वाई को जोड़ करके जो पूरी क्वांटिटी बनेगी, ठीक है, वो आपस में इक्वल होंगे, ओके। ये इसका लॉजिक है, ठीक है। इन द सेम मैनर
इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो ये भी आप लीनियर इक्वेशन, सब लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड ही आपके आ रहे हैं, जो आप ऑलरेडी जो आपके दिमाग में हैं, जो आप करते आते हैं। ओके, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे हम वैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो ए बी और ए सी दो लाइन सेगमेंट्स इक्वल हो गए। ठीक है, तो ए बी में से अगर मैं कुछ लेंथ कम कर दूँ, ठीक है, ए बी की लेंथ में से मैंने कुछ लेंथ एक्स कम कर दिया, ठीक है, और ए सी की लेंथ में से मैंने कुछ लेंथ यहाँ भी कम कर दिया, वो भी मान लेते हैं एक्स के बराबर है। ठीक है, तो दोनों में से हमने बराबर सब्ट्रैक्ट किया है, तो जो होल बना ए बी माइनस ए सी, सॉरी ए बी माइनस एक्स और ए सी माइनस एक्स, तो ये भी आपस में क्या होंगे, आपस में ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ए बी में से एक्स को घटा के रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर हुआ ए बी माइनस एक्स। ठीक है, और ए सी में से एक्स को घटा के रिमाइंडर क्या बचा, ए सी माइनस एक्स। तो ए बी माइनस एक्स और ए सी माइनस एक्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब है दो आपके 5 सेंटीमीटर के हो गए, दो चीज़ें इक्वल हैं। ठीक है, अब 5 में से आपने कुछ घटा दिया, ठीक है, जैसे 2 सेंटीमीटर घटा दिया, तो यहाँ भी आपने 5 में से 2 सेंटीमीटर घटा दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, दोनों जगह कितना कितना बचा, तो दोनों जगह 3 बचा। दैट मीन्स रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। तो 5 - 2 इज इक्वल टू 5 - 2। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि 3 विल बी इक्वल टू 3। ओके, एंड आफ्टर दैट अगला जो एक्सियोम है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर ऑल्सो आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट है सी डी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से किसी भी लाइन सेगमेंट को उठाऊं, मीन्स चाहे ए बी को उठाऊं और सी डी के ऊपर रखूं, ठीक है, अगर ए बी ने सी डी को पूरा का पूरा कोइंसाइड कर दिया है तो ये दोनों इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर मैं सी डी को उठाऊं और सी डी को उठा के ए बी के ऊपर रखूं, अगर ये कोइंसाइड कर गया, मीन्स ये आपका ए बी था, ए बी के ऊपर सी डी लाए, तो सी डी एक बिल्कुल फिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो सी डी जो है इसके ऊपर पूरा का पूरा क्या हो गया, इसको ढक दिया, पूरा का पूरा ओवरलैप कर दिया। ठीक है, तो जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी वाली बात करते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, तो ए बी को सी डी ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा कोइंसाइड कर दिया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पे केवल लाइन सेगमेंट्स की बात नहीं होगी, कई सारे स्पेस पर हम बात कर सकते हैं। तो आप सोचोगे सर तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स से रिलेटेड ही चीज़ें ज़्यादा बता रहे हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री है, मीन्स यहाँ पे जो चीज़ें आप करेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड ज़्यादा करेंगे, तब जाके मैं ज्योमेट्री के एग्जांपल्स ज़्यादा ले रहा हूँ। हालांकि एक्सियोम्स तो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री तो होते नहीं है, दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो और स्फीयर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स होंगे, ज़्यादातर क्या, ऑल आर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, तो उनको हम फिर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन सब का यूज़ करते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अदर आर इक्वल टू वन अदर। जैसे दो सर्कल हैं, ठीक है, अगर दो सर्कल हमने बनाए, अगर ये दोनों सर्कल जो हैं, एक सर्कल को उठा करके हमने दूसरे सर्कल के ऊपर रखा, अगर इसने कोइंसाइड कर दिया तो हम कहेंगे दोनों सर्कल इक्वल है। ठीक है, या दो रेक्टेंगल बना दिए, दो रेक्टेंगल को उठा करके, मीन्स एक रेक्टेंगल को उठा के दूसरे के ऊपर रखा, तो हम कह देंगे अगर उन्हें कोइंसाइड कर गया आपस में तो हम कहेंगे रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ओके, ये इसका लॉजिक है। एंड आफ्टर दैट इसके बाद आती है अगला फिफ्थ वाला, द होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। तो जाहिर सी बात है, तो कॉमन सेंस है, होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका है, ये आपका ए सी है सपोज, और बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया बी। ठीक है, तो ए बी और बी सी को मिला करके ए सी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होल हो गया, दिस इज ए सी, ए सी इज होल। ठीक है, पूरा लाइन सेगमेंट हो गया ए से लेके सी तक। और जिसके पार्ट्स बने ए बी और बी सी, मीन्स ए बी और बी सी को ऐड करके क्या बना, ए सी बना। ठीक है, ए बी और बी सी को ऐड करके क्या बना, ए सी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो होल है, होल का मतलब क्या हुआ, ए सी पूरा कंप्लीट। ओके, ए सी जो है ग्रेटर होगा किससे, ए बी से, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए सी जो है ग्रेटर होगा बी सी से। तो ए सी के जो दो पार्ट्स बन गए यहाँ पे, एक पार्ट में तो ए बी आ गया और दूसरे पार्ट में बी सी आ गया। मीन्स जो पार्ट है वो हमेशा छोटा ही होगा होल से। कहने का मतलब ये है, इन द अदर सेंस इफ़ यू अंडरस्टैंड इट।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साफ साफ कि ए सी जो बनेगा पूरा का पूरा जो लाइन सेगमेंट था ए से लेके सी तक, जिसके 2 पार्ट्स बने थे, तो ए सी जो होल है वो पार्ट से बड़ा होगा। मीन्स कहने का मतलब है ए बी से बड़ा होगा, या आप अदर वे राउंड में कह सकते हैं कि ए सी विल बी ग्रेटर देन बी सी। ओके, तो सिंपल सी चीज़ें हैं। एंड देन आफ्टर दैट कम्स 6 वाला एक्सियोम, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये भी आपने लीनियर इक्वेशन में, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्रॉम लीनियर इक्वेशंस, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड वाला देखा आपने, थर्ड वाला देखा, फिफ्थ वाला देखिए, सॉरी फिफ्थ वाला कह रहा हूँ, ये आपका 6th वाला देखिए और 7th वाला देखिए, ये सारे लीनियर इक्वेशंस के सारे हैं। ओके, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो सेम थिंग मीन्स अगर दो चीज़ें आपस में बराबर हैं, जैसे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब ये सेम थिंग्स हो गए, तो सेम थिंग्स क्या होंगे, इक्वल हो गए। ओके, अगर इनका हम डबल कर दें, ठीक है, ए बी का डबल कर दें और इस तरफ ए सी का डबल कर दें, तब भी ये इक्वल ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि इक्वल टू का साइन हट जाएगा, ठीक है। तो ये सेम थिंग्स हो गए ए बी और ए सी, और इनका जब हमने डबल किया तो ए बी का डबल हो गया 2ab और ए सी का डबल हो गया 2ac, तो 2ab और 2ac दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, इन द सेम मैनर थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। तो ऐसे ही वाली कहानी हो गई। लीनियर इक्वेशन जैसे आप करते हैं, दोनों तरफ हाफ करेंगे, मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे, तो लीनियर इक्वेशन तो आपका चेंज होता नहीं है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है फिर भी आप इक्वली ही रहते हैं। तो हाफ कर दो आप, जैसे यहाँ पे फिर से हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का हाफ कर दूँ, ए बी अपॉन 2 कर दूँ, और इस तरफ ए सी का भी आधा कर दूँ, तो तब भी ये क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे, मीन्स ऐसा नहीं कि ये अनइक्वल हो जाए। ओके, तो ये सारे स्टेटमेंट से बाय मियर ऑब्जर्वेशन आए, जो कि हमें भी मालूम है, हर किसी को मालूम है, आप सभी को मालूम है। अगर आप छोटी क्लास से जैसे ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, ठीक है, आपने डे टू डे लाइफ में या अपने स्कूल लाइफ में या जहाँ भी आप नोट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑब्जर्वेशन की थ्रू वैसे ही समझ में आ सकती हैं बेटर तरीके से। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो ये सारे थे आपके एक्सियोम्स जो यूक्लिड ने बताए थे। इन सब का यूज़ आगे चल करके हम करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। अब चलते हैं हम पोस्टुलेट्स की ओर। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं पोस्टुलेट्स की, जो कि यूक्लिड ने दिए थे। पहला पोस्टुलेट, एज यू कैन सी हियर, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन बन सकती है अगर हम किसी प्लेन के ऊपर एक पॉइंट लें और इस पॉइंट से कोई दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर दें किसी प्लेन के ऊपर, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बट यहाँ पे इस पॉइंट के माध्यम से यूक्लिड कुछ अलग बताना चाह रहे थे, बट जो कि वो इस स्टेटमेंट में क्लेरिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो उनका सेंस ये था कि देयर इज़ अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। मीन्स 2 पॉइंट्स अगर प्लेन के ऊपर हैं तो उनसे गुजरने वाली केवल एक ही लाइन बनेगी, ना कि एक से ज़्यादा, ठीक है। इस चीज़ का यूज़ भी उनने बहुत सारे अपने वर्क्स में किया, जो डिफरेंट थ्योरम्स उनने प्रूव किए, तो उनने इस स्टेटमेंट का यूज़ किया, देयर इज़ अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विदाउट राइटिंग। मीन्स इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट के माध्यम से, मीन्स इनडायरेक्ट सेंस में। वैसे डायरेक्टली तो इसमें कोई ऐसा सेंस बनता नहीं है यूक्लिड के अकॉर्डिंग, मीन्स यूक्लिड के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, बट यूक्लिड के दिमाग में जो चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आई हैं कि देयर इज़ अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। ओके, जैसे एक पॉइंट है, 2 पॉइंट हमने ले लिए, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन ले लिए। तो अब जैसे पॉइंट ए ये हो गया, पॉइंट बी ये हो गया, और पॉइंट ए से तो इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक है। एक पॉइंट से हमारी इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो गई और बी से भी इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ हो गई, बट एक ही ऐसी लाइन होगी उन सब में से जो दोनों को कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो कॉमन लाइन जो होगी दोनों की, दोनों को ज्वाइन करने वाली, ठीक है, तो एक ही लाइन बनेगी। तो यूनिक लाइन जाएगी जो कि दोनों को टच करेगी, मीन्स दोनों को ज्वाइन करेगी। ओके, तो कहने का मतलब है देयर इज़ अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। तो ये चीज़ आपने समझनी है। ओके, इसके बाद जो अगला पोस्टुलेट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। ओके, तो टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटेड लाइन का मतलब हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। उनके एंड पॉइंट्स हो गए, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लगा दिए, तो यहाँ पे ए और बी हमने ज्वाइन कर दिया, ए और बी, ठीक है। तो ये टर्मिनेटेड लाइन होगी, दैट मीन्स ये लाइन सेगमेंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो आज के समय में तो हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लेकिन उस समय इसको टर्मिनेटेड लाइन नाम दिया गया। ओके, कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, मीन्स अगर हम बी की तरफ प्रोड्यूस करें इसको, तो ये कहाँ तक प्रोड्यूस होगी? इन्फिनिटी तक। और यहाँ ए की ओर प्रोड्यूस करें
ठीक है। तो ये भी ये इनफाइनाइटली प्रोड्यूस हो जाएगी और ये पूरा आपका बन जाएगा लाइन, ठीक है। तो ए भी आपका लाइन सेगमेंट हो गया और जो आपका जो प्रोड्यूस्ड वाली है दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो आपका क्या बन गया लाइन। तो यहीं से लाइन सेगमेंट और लाइन का कंसेप्ट आया। एंड आफ्टर दैट उसका थर्ड पोस्टुलेट है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर और एनी रेडियस। मीन्स किसी प्लेन के ऊपर अगर हम सर्कल बनाने जाएं, ओके, तो उस प्लेन के ऊपर आप इनफाइनाइट पॉइंट से किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और रेडियस कितनी भी लेकर के आप सर्कल प्लॉट कर सकते हैं। मीन्स सर्कल की रेडियस जो है कितनी भी बड़ी हो सकती है और कितनी भी छोटी हो सकती है। सर्कल छोटे से छोटा ही बन सकता है और बड़े से बड़ा भी बन सकता है। इवन जो पॉइंट होता है, पॉइंट को भी हम सर्कल बोलते हैं, कभी कभी इसको पॉइंट सर्कल बोला जाता है, ठीक है। आगे चल कर के आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट को भी हम सर्कल नाम दे देते हैं, पॉइंट सर्कल कहा जाता है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो प्लेन के ऊपर आप कहीं भी चले जाए, कहीं भी एक डॉट ले ले, एक पॉइंट ले ले, क्योंकि पॉइंट तो प्लेन के ऊपर इनफाइनाइट्स होंगे। तो उस पॉइंट से अगर आप किसी भी साइज का, किसी भी लेंथ का अगर रेडियस लें और उसको घुमा लें तो उससे आपका एक सर्कल बनेगा। जाहिर सी बात है सर्कल बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल की हमने इस तरीके से डेफिनेशन दी, ठीक है। तो सर्कल की जो है रेडियस कितनी भी हो सकती है और रेडियस कितनी बड़ी भी हो सकती है, कितनी छोटी भी हो सकती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और वो कहीं पर भी बन सकता है प्लेन के ऊपर, ओके। आफ्टर दैट कम्स अगला जो पोस्टुलेट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स राइट एंगल आपको मालूम है किसी भी सर्कल के अगर हम डायमीटर्स जो परपेंडिकुलर डायमीटर्स है, ठीक है, ऐसे चार पीसेस करें इसके इक्वल, ठीक है। मीन्स दो डायमीटर हमने लिए, दो डायमीटर्स को आपस में जो है परपेंडिकुलरली लाई कर दिया, तो ये चार जो पार्ट्स बने, ठीक है। तो एक पार्ट आपका एक राइट एंगल बन गया, ठीक है, ये आपका एक राइट एंगल हो गया। वैसे आपके यहाँ पे चार राइट एंगल बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स अगर हम राइट एंगल बनाए, सपोज करो हमने एक ऐसा राइट एंगल बनाया, ठीक, ये बना दिया और थोड़ा सा इस टाइप से बना दिया, ठीक है, या हम ऐसा बना दें या आप ऐसे करके ऐसे बना दें, चाहे कैसा भी हो, मतलब ये सारे राइट एंगल्स हैं, चाहे वो उनका डायरेक्शन कहीं को भी हो या उनकी जो साइड की जो लेंथ है, मीन्स उनके जो आर्म्स हैं, आर्म्स की जो लेंथ है वो कितनी छोटी कितनी बड़ी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट ऑल राइट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये इनका कहने का मतलब है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यूक्लिड्स के फिफ्थ पोस्टुलेट की। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. ओके, तो ये मीन्स ये पोस्टुलेट जो है यूक्लिड ने दिया। ओके, उनने कहा कि अगर किसी प्लेन के ऊपर दो लाइन अगर हम ड्रॉ कर लें, ठीक है, एक लाइन ये हो गई, सपोज ये L1 हो गया, एंड दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, सपोज ये L2 हो गया, ठीक है, ये लाइन L2 हो गई, और एक तीसरी लाइन ऐसी बनाई जो दोनों के ऊपर फॉल हो रही हो, जो आज की भाषा हम जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय तो ऐसे नाम कुछ दिए नहीं गए थे, तो उन्होंने कहा था कि एक लाइन अगर फॉल कर गई दोनों लाइन के ऊपर, दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली, ठीक है, तो इसको नाम दे दिया, सपोज करो L3 हो गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि L3 जो लाइन है उसके एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, या उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो इंटीरियर एंगल्स है, अगर उनका सम करके टू राइट एंगल से छोटा आ जाए तो लाइंस जो है L1 और L2 जो है उसी डायरेक्शन में मीट करेंगे, ठीक है, मीन्स उसी तरफ मीट करेंगे, ऑन दैट साइड ओनली। ओके, तो सपोज करिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे L3 जो लाइन है, L3 के बाईं तरफ जो आपके एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, एक तो मैंने x मान लिया यहाँ पे, दूसरा y मान लिया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इन दोनों का जो सम है, x और y का जो सम है, बाईं तरफ में जो इंटीरियर एंगल्स बने L3 के, उनका जो सम है लेस देन 180 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैं L1 और L2 को प्रोड्यूस करूँ इसी तरफ, मीन्स बाईं तरफ को ही प्रोड्यूस करूँ, तो ये बाईं तरफ में ही जाके आगे चल के मिलेंगे, क्योंकि इसी तरफ को जो है इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री से छोटा आ रहा है, तो ये आगे चल करके इसी साइड में ये आगे चल के मीट करेंगे। सपोज करो ये पॉइंट Q पे मीट कर गए, ओके, तो यही कहा था उन्होंने। तो इससे काफ़ी चीज़ें जो है डिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। अगर ये आपका इंटीरियर एंगल्स का सम अगर यहाँ तो बाईं तरफ में हो सकता है, जो नहीं कि अब ये बाईं तरफ में इनका सम जो है 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है, हो सकता है दाईं तरफ में भी इनका सम 180 डिग्री से छोटा आ जाए। कुछ ऐसी लाइनें बनी हैं, और तीसरी लाइन आपकी L3 ये हो गई। आप देख रहे होंगे इस वाले केस में
जो है इंटीरियर एंगल्स का देखते ही आपका विजुलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे कि L1 L2 और L3 के जो दाईं तरफ हैं, दाईं तरफ में जो इंटीरियर एंगल्स बने हैं इनका जो सम है ये 180 डिग्री से छोटा है, टू राइट एंगल से छोटा है। तो ये इसी तरफ जो है मीन्स दाईं तरफ में ही आगे चल करके ये क्या होंगे, इनको प्रोड्यूस करने पे ये आगे चल के मीट करेंगे किसी पॉइंट पे। ओके, तो इसी से बहुत सारी चीज़ें और डिड्यूस हुई। हालांकि ये स्टेटमेंट ऐसा तो कभी नहीं कहता है कि टू राइट एंगल्स ऐसे होंगे कि जिनका ट्रांसवर्सल अगर खींचे तो उनके एक ही तरफ जो इंटीरियर एंगल्स होगा उनका सम 180 डिग्री होगा। बट वो सारी जो चीज़ें आज के दिन में हम पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें यहीं से डिड्यूस की गई हैं, यहीं से बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सेंस बनता है कि अगर लेफ़्ट साइड या राइट साइड में किसी भी तरफ अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से छोटा आए ना, तो उस केस में क्या होगा कि 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। मीन्स अगर ऐसा हो गया कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम है लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी जो है 180 डिग्री के बराबर आ गया, मीन्स किसी भी तरफ आपका इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से छोटा आए नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएंगे, लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। मीन्स कहने का मतलब है कि लाइंस कभी मीट ही नहीं करेंगे। तो मीट कब कर रहे हैं आपको मालूम है, मीट करने के लिए कंडीशन है कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम है एक तरफ में 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके मीट करेंगे। अगर 180 डिग्री से छोटा अगर इंटीरियर एंगल्स का सम आए ना, तो उस केस में तो लाइन कभी मीट ही नहीं करेंगे। लाइन मीट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल वाली जो आप प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री देन द लाइन्स आर पैरेलल, तो वो चीज़ें यहीं से डिड्यूस हो रखी हैं। ज्योमेट्री में जो सारे चेंजेस हो रखे हैं इन सारे पोस्टुलेट से ही बने हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। सो विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज गिवन ऑन दिस चैप्टर लेटर ऑन। मीन्स अगली क्लास में एक्सरसाइज जो है चैप्टर 5 चल रहा था, एक्सरसाइज 5.1 जो है हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो टिल देन you go through these points and try to understand these things clearly. Thank you for today's class.